चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ईवीएम को लेकर घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के करोड़ों प्रवासी वोटरों को चुनाव आयोग जल्द ही बड़ी सौगात दे सकता है। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है कि ये प्रवासियों को मतदान केंद्र पर पहुंचने में बिना वोट डाले में सक्षम बनाएगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग ईवीएम पढ़ने वाले हैं। तो ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्टेट ओन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1990s में लेकर के आए थे। अब ये चीज़ डेवलप तो हो गई थी और ये सबसे पहले इंडियन इलेक्शंस में 1998 से लेकर के 2001 के बीच में जो इंडियन इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। तो बहुत ही फेस्ड मैनर में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं आया था, इससे पहले इंडिया में पेपर बैलेट्स और मैनुअल काउंटिंग यूज़ होती थी। तो पेपर बैलेट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था क्योंकि फ्रॉड तरीके से वोटिंग की जाती थी। उसमें बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती थी, जहाँ पर पार्टी के कुछ लोग होते थे जो बहुत ही लॉयल होते थे पार्टी से, तो वो आके क्या करते थे कि बूथ कैप्चर कर लेते थे या फिर पहले से भरे हुए जो बैलेट्स थे, फेक बैलेट्स भर देते थे। तो ये जो पूरा सिस्टम था, इससे काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। इनफैक्ट पेपर बैलेट्स का यूज़ किया जाता था जो ऑलरेडी प्रिंटेड होते थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे और जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते थे क्योंकि एक बार वोटिंग हो गई उसके बाद वोट को काउंट करने के लिए भी लोगों को बैठना पड़ता था। तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बैलेट्स को काउंट करने में बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर, टाइम, एनर्जी सब कुछ लग जाता था। तो अब ईवीएम के इंट्रोडक्शन के बाद, एम्बेडेड ईवीएम फीचर्स के आने के बाद ये सारी चीज़ें कम हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो कास्टिंग वोट का जो रेट है उसको काफ़ी कम कर दिया गया। जैसे 1 मिनट में 5 लोग वोट अपना डाल सकते हैं। फिर सिक्योरिटी के फीचर्स काफ़ी अच्छे हो गए क्योंकि लॉक केस फीचर आ गया था सिक्योरिटी में। एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आ गया था वोटिंग सिग्नेचर्स का, थंब इम्प्रेशंस का, जिससे आपको पता लग सकता है कि एग्जैक्टली कोई फेक वोट तो नहीं डाला गया है। साथ ही साथ आइडेंटिटी जो है वो वोटर की आसानी से कंफर्म की जा सकती थी। तो इस तरीके से इलेक्शंस को फेजेस में कंडक्ट किया गया बहुत वीक्स तक, जब और साथ ही साथ एक्सटेंसिव सिक्योरिटी पर्सनल भी हर एक बूथ पर डिप्लॉय किए गए। तो इस सब चीज़ों से इलेक्टोरल फ्रॉड और अब्यूज़ जितना भी हो रहा था या जो भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई थी और बूथ कैप्चरिंग को बिल्कुल एलिमिनेट किया गया और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और फेयर इलेक्शंस इंट्रोड्यूस लाए गए और ज़्यादा ये चीज़ क्रिएट की गई। तो इंडियन ईवीएम्स जो है वो अभी आप कह सकते हो कि एक स्टैंड अलोन मशीन्स है जो कि एक रीड ओनली मेमोरी पे चलती है। तो ईवीएम्स बहुत अच्छा खासा सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस लेकर के आई है, डिज़ाइन उसका बहुत अच्छा लेकर के आई है, सेल्फ कंटेन्ड है, बैटरी पावर्ड है और कहते हैं कि इंडिया में जो ईवीएम्स है वो 15 साल तक चल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आपकी जब आपको बूथ पे आपको पोल करना है या फिर आपको जब भी वोट करना है, सिर्फ उस टाइम तक के लिए आप ईवीएम ऑन करो और उसके बाद आप बैटरी ऑफ कर सकते हो जब आपकी वोटिंग एक बार हो गई है। तो यहाँ पर कोई कोई भी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी लैग भी नहीं करती है और साथ ही साथ इसमें कोई वायरलेस या वायर्ड इंटरनेट कंपोनेंट्स इंटरफेस वगैरह का नीड नहीं होती। इनफैक्ट ऐसी जगहें जहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर भी ये यूज़ हो सकती है। तो ऑल इन ऑल ईवीएम्स का यही था। अब मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट वाइज बता देती हूँ कि क्या होता है। जस्ट वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आप synopsisias.com पर जाओगे तो यहाँ पर आपको मेंस इन 300 कोर्स मिलेगा मेंस कोर्सेज में, जिसमें सारे मेंस के करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, 2024 के लिए सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स यहाँ से आप ले सकते हो। ये लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए काम आता है। तो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हो गई, यहाँ पर इसी के ज़रिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्शन प्रोसीजर को मॉडर्नाइज कर देता है। तो यहाँ पर वोटिंग डेटा जितना भी कलेक्ट किया जाता है वो पूरा सीक्रेट रहता है, सीक्रेसी मेंटेन की जाती है और साथ ही साथ बहुत ही एक्यूरेट और क्विक काउंटिंग हो जाती है। पहले क्या लोगों को लगना पड़ता था एक एक इंडिविजुअल वोट काउंट करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि ईवीएम के ज़रिए बहुत ही क्विक और एक्यूरेट काउंटिंग भी हो जाती है। तो जितना भी वोटिंग डेटा है जो भी ईवीएम्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो सालों तक
रख सकते हो, आप रिटेन कर सकते हो, और जब भी आपको एक्सट्रैक्ट करना हो वो तब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज़्म प्रपोज किया था कि ताकि जितने भी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं वो रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए भी वोट कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए ये ईवीएम्स लेकर के आए थे। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये न्यूज़ में है। ये एक प्रोटोटाइप इसका बनाया गया था जो कि 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में यूज़ किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, और एक ही रिमोट पोलिंग बूथ से बैठ करके ये चीज़ की जा सकती है। हिस्ट्री क्या रही है ईवीएम की? तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, उन्होंने इंडिया का इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर के आए थे, डेवलप किया था 1989 में टीएन शेषान की चेयरमैनशिप में। तो ये बेसिकली दो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का अलायंस था जिन्होंने ये मिलकर के डेवलप किया था। एक तो था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ईवीएम सबसे पहले 1982 में यूज़ हुई थी जब केरला के बाई इलेक्शंस थे, और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस पे यूज़ की गई थी। फिर 1999 के गोवा स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे जिसमें ईवीएम सबसे पहले यूज़ की गई थी। उसके बाद जो अभी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम चल रहा है इंडिया में, ये M3 वर्जन चल रहा है। वीवीपैट कैपेबिलिटी है। वीवीपैट कैपेबिलिटी ये क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक ऐसा मेथड है जिसमें बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम का यूज़ करके वोटर्स को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, करेक्ट वोट दिया है कि नहीं, जो भी पार्टी को आप वोट करके दिया है आपने, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हर एक वोट को का रिकॉर्ड अपनी रखती है। जो भी वोट आपने कास्ट किया है, जितने भी वोट कास्ट हुए हैं, हर एक वोट का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि ईवीएम स्लिप के द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल सबसे पहले नागालैंड में 2013 के इलेक्शंस में यूज़ हुई थी, और इससे वोटर वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका वोट ठीक से कास्ट किया गया कि नहीं। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट उसमें मेंशन होता है कि जिसके लिए आपने वोट कास्ट किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ उस पार्टी का, इंडिविजुअल का सिंबल आगे लगा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर पार्टी को या फिर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो इस पार्टी से बिलोंग करता है आपने यहाँ पर वोट डाला है। ओके, तो वीवीपैट फिटेड ईवीएम्स पूरी गोवा स्टेट में 2017 के असेंबली इलेक्शंस में यूज़ हुए थे। फिर 2019 जनरल इलेक्शंस था जिसमें सभी 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। वर्किंग मॉडल क्या है ईवीएम का? कि ईवीएम एक कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट उसमें होती है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। बैलेटिंग यूनिट क्या होता है कि जब भी हम अभी वोट देने जाते हैं, कंपार्टमेंट सा बना होता है ना जहाँ पर हम जाके वोट देते हैं, वो बैलेटिंग यूनिट है। तो ईवीएम्स ऐसे एरियाज़ में भी यूज़ की जा सकती है जहाँ पर बिजली नहीं है, क्योंकि ये एल्कलाइन बैटरीज पर चलती हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी चल सकती है। तो जो भी बैलेटिंग यूनिट है वो वोटर को कुछ ब्लू बटन्स यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली लेबल किए जाते हैं लोगों के पार्टी सिंबल्स और कैंडिडेट नेम के हिसाब से। और जो कंट्रोल यूनिट है वो ऑफिसर इंचार्ज को एक बैलेट प्रोवाइड करती है, बैलेट मार्क बटन प्रोवाइड करती है कि जो नेक्स्ट वोटर को प्रोसीड कर पाए जिससे। तो बैलेट मार्क बटन को प्रेस करके आप नेक्स्ट वोटर को प्रोसीड कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ के एक बैलेट पेपर दिया जाता है। ये पुरानी बात हो गई है। तो बेनिफिट्स क्या है ईवीएम के? ईवीएम बहुत ही ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस से क्या होता था कि वो लोग बैलेट बॉक्सेस या तो पहले से भरे भराए लेके आ जाते थे या फिर उसका चोरी हो जाते थे, तो वो सारी दिक्कतें आती थी। अभी क्या है कि यहाँ पर ईवीएम बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बैलेट बॉक्सेस के कंपैरिजन में, क्योंकि ईवीएम्स बहुत ही लाइटर हैं, ज़्यादा पोर्टेबल हैं और पॉलीप्रोपलाइन कैरिंग केसेस से बने हैं, तो इस वजह से लाइटर इन वेट एंड मोर पोर्टेबल। तो वोट काउंटिंग भी काफ़ी फास्ट हो गई है। ऐसी जगहें जहाँ पर इलिटरेसी एक फैक्टर है, जहाँ पर लोगों को चीज़ें नहीं आ रही है या समझ नहीं आ रही, तो इलिटरेट पीपल ईवीएम आसानी से समझ पाते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी है बैलेट पेपर सिस्टम के कंपैरिजन में। और जो बोगस वोटिंग होती थी वो काफ़ी कम हो गई है, मतलब फेक वोटिंग वगैरह जो चलती है ना, काफ़ी कम हो गई है। और जो यूनिट है वो रिज़ल्ट को तब तक अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है कि जब तक ये मैनुअली इरेज ना करते। तो ये बैटरी जो है वो सब सिर्फ तभी रिक्वायर्ड है जब ईवीएम एक्टिवेटेड आपको करना है, तब आप एक्टिवेट करो अपना पोलिंग काउंटिंग के टाइम पे। जब एक बार हो गई है पोलिंग उसके बाद आप बैटरी उसको ऑफ कर दो। शेल्फ लाइफ 15 साल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कंट्रोवर्सी क्या है कि ईवीएम्स के आसपास जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसिशन के देखो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही है। चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, कुछ भी कोई भी आ जाए पावर में, सब लोग कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को उठा के, स्पेशली इलेक्शन
के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा होती है। आप जो भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस करके लाओगे उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऐसे लोग हैं जो कि ईवीएम की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते हैं कि ये पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये क्लेम किया, ये अलीज किया था कि ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ हो जाती है पोल्स के पहले, और ये कहा था कि बैलेट पेपर सिस्टम का जो वो वोटिंग टाइप था उसको वापस से लाया जाना चाहिए। बट इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि ये पूरी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था कि बैलेट पेपर सिस्टम ऑफ वोटिंग नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टडी को कंसल्ट किया था, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की स्टडी थी कि ईवीएम्स को हैक नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल क्या है आरवीएम्स के लिए? तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2015 में ये डायरेक्ट किया था कि वो रिमोट वोटिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक प्रोटोटाइप लेकर के आया था, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि माइग्रेट वोटिंग को फैसिलिटेट करती थी। तो आरवीएम एक मॉडिफाइड वर्जन है एग्जिस्टिंग ईवीएम मॉडल का। मतलब कि पहले तो ये बैलेट पेपर सिस्टम चलता था, फिर आपका ईवीएम मॉडल आया, अब आरवीएम मॉडल आ गया था। तो आरवीएम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैंडल कर सकता है एक रिमोट पोलिंग बूथ से। मतलब कि अगर आप मान लो किसी, अभी दिक्कतें क्या आती है ना, मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, ओके। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हो बट आप जॉब करते हो दिल्ली में, तो आप रिमोटली बैठे हुए कैसे वोट कर रहे हो? तो आधे से ज़्यादा लोग ना इस चक्कर में वोट ही नहीं दे पाते हैं। ये मेन प्रॉब्लम आती है ना कि आप अभी दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हो बट आप कहीं और से बिलोंग करते हो, तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है? अब आपको ना वहाँ जाके वोट करना पड़ेगा। तो रिमोट पोलिंग बूथ का सिस्टम कुछ तो लाना चाहिए था। तो वो आरवीएम यही सेम चीज़ है कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये हैंडल कर सकता है एक अकेले सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से। तो वोटर को सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी रजिस्टर कर सकता है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी में, और एक प्री नोटिफाइड टाइम लिमिट होगी, उसमें आप ये रजिस्टर कर सकते हो। तो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट पोलिंग स्टेशन सेटअप किया जाएगा उनके जो करंट रेजिडेंट्स है उसके एरिया में ही, और आरवीएम्स की भी सेम सिक्योरिटी सिस्टम और वोटिंग एक्सपीरियंस रहेगा जैसे कि ईवीएम का होता है। इसमें बस एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट डिस्प्ले होगा जिसमें कैंडिडेट्स और सिंबल्स उनके दिए होंगे कि कौन से वोटिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके सिंबल्स वगैरह दिए होंगे। और आगे पहले जैसा होता था कि एक फिक्स्ड बैलेट पेपर शीट होती है, वो सब नहीं होगा। जब वोटर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड को स्कैन करेगा स्टेशन पर, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो कैंडिडेट लिस्ट हैं जो भी जहाँ पर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वो सारी अपीयर हो जाएंगी आरवीएम डिस्प्ले पे। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो हर एक कैंडिडेट का वोट काउंट भी कर लेगा और स्टोर भी कर लेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, मतलब जहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हो ओरिजिनली। अब कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि ईसीआई ने बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए हैं कि एक वोटर जो है वो क्यों वोट नहीं कर पाता है, बहुत बार रजिस्टर नहीं कर पाता है एक न्यू प्लेस ऑफ रेजिडेंस में, और आप स्टिल अपने ही एरिया से बिलोंग कर रहे हो, आप नई जगह पे जाके रजिस्टर नहीं कर पाते हो ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न, ठीक है। अब इस वजह से आप वोट ही नहीं दे पाते। तो ये जो इनएबिलिटी टू वोट है ना, ये इंटरनल माइग्रेशंस के से ज़्यादा देखा गया है। ये मेन रीज़न है इंटरनल माइग्रेशन, जिसकी वजह से लोग वोट नहीं दे पाते। तो ये चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, वोटर टर्नआउट बढ़ सकता है, इलेक्शंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आरवीएम्स आ जाते हैं। तो अगर आरवीएम्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो एक माइग्रेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर के आएंगी, और उनको उनकी रूट से भी एट द सेम टाइम कनेक्टेड भी रखेंगी। तो ये आपका पूरा टॉपिक था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, और ईवीएम्स का ये पूरा टॉपिक था। तो आपको बस ये देखना है कि टॉपिक लिस्ट क्या क्या है। वेबसाइट पर जाके आप टॉपिक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का टॉपिक चल रहा है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स और आ सकते हैं, ईवीएम है या और फर्दर टॉपिक्स आ सकते हैं। बाकी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो सिलेबस में है, और दूसरी चीज़ कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो एनीवे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स हैं पिछले 1 साल में जो पूछे गए हैं, तो वो चीज़ हम लोग सारे पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ वेबसाइट विजिट करके आप कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।